हाँ जी, वो आ गया है। सर कौन आ गया है? वही आ गया है जिसका आप इतने लंबे टाइम से वेट कर रहे थे। सर प्लीज बताओ ना कौन आ गया है? दोस्त आपके एग्जाम आ गए। सर हमारे एग्जाम आ गए हैं और आपको मजाक सूझ रहा है। मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, एक बात बताओ, इतने लंबे टाइम से आप किस लिए मेहनत कर रहे थे? सर एग्जाम के लिए। और एग्जाम तो आने थे दोस्त, अब एग्जाम आ गए हैं। मैं CA PS मैनुअल आप सबका इसे एक अमेजिंग वीडियो में वेलकम करता हूं। उसमें बात करूंगा कि आपको सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए एडवांस काउंट की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए, किस ऑर्डर में चैप्टर रिवाइज करनी चाहिए, इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन से, ABC एनालिसिस क्या है, और चैप्टर को आपको कैसे रिवाइज करना है, AS को आपको कैसे रिवाइज करना है। क्योंकि एडवांस अकाउंट आपका न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, तो क्या आपको क्वेश्चन सोल्व करके देखने चाहिए या ऑडिट करना चाहिए या कोई और अप्रोच फॉलो करनी चाहिए। मैं इस वीडियो में आपके साथ डिटेल में डिस्कस करूंगा। और इतना नहीं, मैं आपके साथ इस वीडियो में ये भी डिस्कस करूंगा कि ये जो कमिंग डेज है आप इन्हें अच्छे से कैसे यूटिलाइज करेंगे, किन किन बातों का आप ध्यान रखेंगे, एग्जाम के अंदर जो 3 आवर आपको पेपर में मिलेंगे आप उसे अच्छे से कैसे यूटिलाइज करेंगे, सो दैट आप आराम से 3 आवर के अंदर अपना पेपर कंप्लीट कर पाए, 100% पेपर अटेम्प्ट कर पाए। और 15 मिनट्स पहले जो आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस 15 मिनट्स को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज करेंगे, ये बात मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। आपने वीडियो को लाइक करना है। सर देखिए हमारे एग्जाम आ गए, अब तो हम पक्का इस वीडियो को लाइक करेंगे। और इतना ही नहीं, आपने ना इस वीडियो को सब दोस्तों का शेयर करना है। सर वीडियो को शेयर कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लिया। आइए स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले कि आपको एडवांस काउंट की तैयारी कब से स्टार्ट करनी चाहिए। देखिए दोस्त, मेरे हिसाब से जो एप्रोप्रिएट टाइम है ना, आपको 28 अगस्त से एडवांस काउंट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। एक बात और, जो सितंबर 25 अटेम्प्ट के लिए टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो ऑलरेडी मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर रखे हैं बूस्टर बैच के थ्रू। वो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो 2 बेस पे सेलेक्ट किए गए। एक वो एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट है और सेकंड उन क्वेश्चनों में ना आपके रिस्पेक्टिव AS के चैप्टर के मेजर कॉन्सेप्ट कवर हो जाते हैं। बूस्टर बैच के नोट्स आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे। आप क्या करेंगे, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेंगे और जितने इंपॉर्टेंट नोट्स है वहां से डाउनलोड कर लेंगे। बूस्टर बैच के अंदर जितने क्वेश्चन है वो आपके मिनिमम क्वेश्चन है, आपने एटलीस्ट उतने क्वेश्चन तो करके जाने हैं और वो क्वेश्चन सोल्व करके देखने हैं। और उसके अलावा आपने कुछ क्वेश्चन और करने, ठीक है। कितने क्वेश्चन कवर करने और कैसे कवर करने, सारी बातें मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए ना, उन सारी वीडियो का लिंक आपको इस फाइल के अंदर मिल जाएगा। और ये जो आपकी इंपॉर्टेंट वीडियो है, इन वीडियो का लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा, ठीक। आइए 28 अगस्त से आप लोगों को एडवांस काउंट की तैयारी स्टार्ट कर देनी चाहिए। और सबसे पहले आप AS16 स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद आप AS12 को रिवाइज करेंगे, उसके बाद इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग। आप ना काफी गैप के बाद आप एडवांस काउंट स्टार्ट करेंगे, तो आपने ना चीजें रिकॉल नहीं करनी है। क्योंकि अगर आप कुछ रिकॉल करने की कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको चीजें याद ना आए। तो आप क्या करेंगे, डायरेक्ट रिवीजन स्टार्ट कर देंगे। जैसे पहले आप कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे, उसके बाद आप क्वेश्चन सोल्व करके देखेंगे, ठीक। 29 अगस्त को आप CFS का चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद AS17 AS9। 30 अगस्त को आप फाइनल काउंट का चैप्टर रिवाइज करेंगे, उसके बाद शेड्यूल 3, मतलब ये दोनों चैप्टर कंबाइन करेंगे, ठीक। शेड्यूल 3 फाइनल काउंट के साथ ही आपका एसोसिएट है, तो मैं इसे एक ही चैप्टर बोलता हूँ, मैं एक ही चैप्टर में से कवर कराता हूँ, ठीक। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी AS18 AS2 AS1 एंड AS7। 31 अगस्त को आप अमलगमेशन ऑफ कंपनी, उसके बाद AS19 10 26 एंड 28। 1 सितंबर को कैश फ्लो स्टेटमेंट, AS15 AS20 AS22 AS24 और AS आपका 25। 2 सितंबर को आप क्या करेंगे, जो बचे हुए चैप्टर हैं उन सबको रिवाइज करेंगे। सर हमारे जो एग्जाम है वो तो 4 सितंबर से है, बट आपने ना 2 सितंबर को ये रिवीजन करा दिया कंप्लीट। ऐसा क्यों? ऐसा दोस्त इसलिए क्योंकि आपको ना 2 बार रिवीजन करके जाना है। 2 बार रिवीजन का भी मैं आपको रीजन बताऊं। देखिए क्या होता है, एडवांस अकाउंट में ना आपके पास काफी टाइम होता है, ठीक। और अगर आप ना जैसे यहां पे रिवीजन स्टार्ट करते हैं तो जैसे जैसे आप सिलेबस के अंदर आगे बढ़ते जाते हैं ना, तो जो चैप्टर आपने स्टार्टिंग में रिवाइज किए ना, तो आपको ऐसा फील होता है कि यार हम उसमें से कुछ भूल गए होंगे, हम उसमें से कुछ भूल ना जाए। तो कॉन्फिडेंस को मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना है, 2 बार रिवीजन करना है। और सेकंड रिवीजन में आपको कितने क्वेश्चन करने, कैसे करना है, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करूंगा, ठीक है, थोड़ी देर के बाद। देखिए 4 सितंबर को आप 4 चैप्टर रखेंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग, फाइनल अकाउंट और अमलगमेशन ऑफ कंपनी। और इसके अलावा बाकी जितने आपके AS हैं, चैप्टर हैं, वो सारे के सारे आप क्या करेंगे, 3 सितंबर को सेकंड रिवीजन में कवर कर लेंगे। एक बात और, एडवांस अकाउंट के अंदर जो अमेंडमेंट है उसकी वीडियो मैंने ऑलरेडी शेयर कर रखी है, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि आपको किस ऑर्डर से चैप्टर रिवाइज करने हैं, ठीक। आइए अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर की। देखिए दोस्त, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं कि स्टूडेंट को ना पूरा सिलेबस कंप्लीट करके जाना चाहिए, ठीक।
लेकिन मैं तब भी एबीसी एनालिसिस भी शेयर करता हूँ स्टूडेंट के साथ। और एबीसी एनालिसिस का एक ही पर्पज होता है, आपने क्या करना, जो चैप्टर कैटेगरी ए के अंदर है उनको आपने ज्यादा टाइम देना है, उनको आपने ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करना, रिवाइज करना, ठीक है, उनके ज्यादा क्वेश्चन आपने सोल्व करके देखने हैं। अगर मैं मई 25 अटेम्प्ट के लिए मेरे एबीसी एनालिसिस की बात करूं, तो जो आपका एडवांस अकाउंट का पेपर आया था मई 25 के अंदर ना, उसमें जो मैंने कैटेगरी ए के अंदर चैप्टर रखे थे 100+ मार्क्स का पेपर उसी में से आ गया था। अगर मैं डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करूं तो एक क्वेश्चन ऐसा था जो कैटेगरी बी से आया था, बाकी सारे के सारे क्वेश्चन सर आपके कैटेगरी ए के चैप्टर से आ गए थे। तो काफ़ी R&D करने के बाद मैंने इस बार भी एबीसी एनालिसिस सीट आपके साथ, आप लोगों के लिए एबीसी एनालिसिस सीट बनाई है, और ये सीट मैंने ऑलरेडी शेयर भी कर रखी है, और वीडियो मैंने एक शेयर कर रखी है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इतना नहीं, मैं एक काम और करता हूँ, अब जब आप इस वीडियो को देख रहे होंगे ना तो टेलीग्राम पे जाएंगे तो लेटेस्ट फाइल में आपको ये फाइल भी मिल जाएगी, ठीक। मैं फिर से बता देता हूँ, एबीसी एनालिसिस का पर्पज सिर्फ ये है कि ये जो चैप्टर है, ये जो एएस है, आपने क्या करना, प्रायोरिटी पे इनको रखना है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर होना चाहिए आपका। और कैटेगरी सी की बात अगर करें तो कोई भी चैप्टर आपको छोड़ के नहीं जाना। चलिए, ये बात हमने डिस्कस कर ली कि चैप्टर आपको किस ऑर्डर से रिवाइज करने हैं, और फिर ये भी बात डिस्कस कर ली, आप ना साथ साथ इस फाइल को रेफर कर लेंगे। जो कैटेगरी ए के अंदर चैप्टर और एएस है, आपने कंपैरेटिवली क्या करना, उस पर टाइम ज्यादा देना, ठीक। आइए अब डिस्कस करते हैं कि सर हमें एएस को चैप्टर को रिवाइज कैसे करना है। एक बात और, यहां पे आप ना साथ साथ स्टेटस अपडेट करते चलेंगे, ठीक। और अगर मान लो बाई चांस कोई आपका चैप्टर या एएस वगैरह रह जाता है तो आप बिल्कुल टेंशन ना लें, उसे नेक्स्ट डे फिर आप कवर कर लें, और उसके बाद अगर लास्ट में एक दो चैप्टर रह जाते हैं तो फिर आप उसको थर्ड को कवर कर लेंगे, ठीक। आइए बात करते हैं कि प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, हमें कैसे रिवीजन करना चाहिए। देखिए दोस्त, एक अप्रोच होती है ऑडिट अप्रोच, जिसमें क्या होता है, एक साइड क्वेश्चन रख लिया, एक साइड आंसर रख लिया, यो भी हो गया, यो भी हो गया, ये भी हो गया, यो भी हो गया, मैं बताऊं कुछ भी नहीं हुआ। सर क्या बात कर रहे हैं, ऐसे रिवीजन नहीं करना चाहिए ना दोस्त, बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि अगर आप ऐसे रिवाइज करोगे ना, आपका सिलेबस जल्दी रिवाइज हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम के अंदर क्वेश्चन सोल्व करेंगे ना, आपको आंसर भी आता होगा बट आप प्रॉपर लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं प्रोसेस होता है क्वेश्चन को सोल्व करने में, कहीं ना कहीं किसी प्रोसेस में गैप आ जाता है, तो एक प्रोबेबिलिटी रहती है गलती होने की। इसलिए आप इस अप्रोच को बिल्कुल भी फॉलो ना करें। एक अप्रोच होती है जहां पे स्टूडेंट क्या करता है, जैसे उसने एक क्वेश्चन स्टार्ट किया, प्रॉपर ड्राफ्ट करके आंसर ड्राफ्ट करता, मतलब प्रॉपर जैसे आपका फॉर्मेट वगैरह बना के हर चीज लिख के प्रॉपर आंसर की ड्राफ्टिंग करता है। दोस्त मैं आपको बताऊं, इस अप्रोच में प्रॉब्लम पता क्या है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। जैसे मान लो स्टूडेंट ने क्या किया यहाँ पे, अगर मैं बात करूं आपका 29 अगस्त के सीएफएस के चैप्टर में पहला क्वेश्चन उठाया, पहले 2-3 क्वेश्चन उसने ना प्रॉपर फॉर्मेट के साथ सोल्व किए, तो उसको बहुत ज्यादा टाइम लग गया, तो फिर उसका ना कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है कि यार मैं रिवाइज कैसे कर पाऊंगा इतने कम टाइम में ना। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए क्या किया, एक थर्ड अप्रोच डेवलप की है। थर्ड अप्रोच एक ऐसे अप्रोच है जहां पे आप क्वेश्चन सोल्व भी करके देखेंगे और आपका टाइम भी बहुत कम लगेगा। आइए उस अप्रोच के बारे में बात करते हैं। देखिए दोस्त, आपने क्या करना है, आपने ना सिर्फ अमाउंट लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ना कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर है उसे रिवाइज करें, ठीक। अब आप क्या करेंगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऐसे लिख लेंगे, क्योंकि ये जो रिवीजन है ये आप अपने लिए कर रहे हैं, ठीक। अच्छा, जैसे नेट प्रॉफिट दे रखा है 40,000 का, आपने अमाउंट लिख दिया खाली। डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट है, आपने एडजस्टमेंट कर ली। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का आपने लेजर बनाना है, आप ऐसे लेजर बनाएंगे। ओपनिंग बैलेंस मान लो 350 है, क्लोजिंग बैलेंस मान लो आपका 380 है, यहाँ पे आपका डेप्रिसिएशन है, यहाँ पे आपकी परचेज वगैरह है, ठीक। यहाँ पे असेट सेल कर रखी है, तो उस हिसाब से आप सिर्फ अमाउंट लिखेंगे। अगर आपको लगता है कि सर सिर्फ अमाउंट लिखेंगे तो हमें कंफ्यूजन हो सकती है, तो उसके में आप क्या करेंगे, एब्रीविएशन के साथ लेजर बना लेंगे। जैसे पी, मान लो आपने कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करना, ठीक है, तो आप बैलेंस शीट बनाएंगे, आप क्या करेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल डायरेक्ट लिख देंगे। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल के लिए जैसे आपने इन्वेस्टमेंट की कॉस्ट लिखनी है 350। अच्छा, माइनॉरिटी इंटरेस्ट में खाली एम लिख के माइनॉरिटी इंटरेस्ट लिखना स्टार्ट कर देंगे। तो आप ऐसे अमाउंट अगर लिखेंगे ना, तो इससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन भी सोल्व करके आपने देख लिया, टाइम भी कम लगा, और ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस आप कर पाएंगे। जैसे आपका अमलकमेशन का क्वेश्चन, ओल्ड बुक्स बनानी है आपने, रियलाइजेशन अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, सिर्फ अमाउंट यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। तो इससे क्या होगा, आपका टाइम बच जाएगा और आप ना क्वेश्चनों के लिख के प्रैक्टिस कर पाएंगे। जब आप हर चैप्टर के 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद आपने पता क्या करना है, उसका जो भी डुप्लीकेट क्वेश्चन आता रहे कट करते चलो। उसके बाद आप क्या करेंगे, अगर मान लो कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसकी एक या दो एडजस्टमेंट अलग है, तो सिर्फ उस एडजस्टमेंट को लिख के देख लेंगे।
जब आप ना 7 से 8 क्वेश्चन इस तरह से कर लेंगे ना, फिर आप ऑडिट भी कर सकते हैं, क्योंकि आपका ना प्रॉपर प्रोसीजर जो है क्वेश्चन का वो कवर हो चुका है। आपको पता लग गया कि हाँ ये इसका ट्रीटमेंट ऐसे ऐसे होगा, ठीक। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करके देखें तो सबसे पहले आप एक काम और करेंगे, क्वेश्चन की ना कैटेगरी बना लें। कैटेगरी ए में जहां पे प्योर न्यूमेरिकल क्वेश्चन, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसे आपने कैसे सोल्व करना, ये बात मैंने आपको बता दी। कैटेगरी बी के अंदर कुछ छोटे क्वेश्चन होते हैं, जैसे आपका AS9 का क्वेश्चन हो गया, AS2 का क्वेश्चन हो गया, तो उन क्वेश्चनों को आप क्या करेंगे, कैलकुलेटर सोल्व करके देख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन आपके केस बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आपको आंसर सोचना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, केस बेस्ड पढ़ेंगे और फिर आंसर सोचेंगे और फिर उसके बाद क्या करेंगे, आंसर को टिक कर लेंगे। तो ये अप्रोच आप फॉलो करेंगे। डुप्लीकेट क्वेश्चन आपने कट करते हुए चलना है। आप बूस्टर बैच के नोट्स का प्रिंट ले लेंगे और एटलीस्ट उतने क्वेश्चन आपको कवर करके चलने हैं। अब आप क्या करेंगे, जैसे मान लो आपने ना यहाँ पे आज ये वाला टारगेट रखा है और अब आपको लग रहा है कि टारगेट अच्छे से कवर हो रहा है और टाइम बच रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, नंबर ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस बढ़ा देंगे, ठीक। जब आप ना एक चैप्टर को या AS को रिवाइज कर लेंगे तो 4 से 5 क्वेश्चन आपने क्या करने, नोट डाउन करने, जो सेकंड रिवीजन के लिए रहेंगे। और ये जो 4 चैप्टर हैं इसके कम से कम आपने 7 से 8 क्वेश्चन रखने रिवीजन पर्पज के लिए ना, सेकंड रिवीजन के लिए, ठीक। और वो क्वेश्चन आप ना एक पेज पे लिख लेंगे। यहां पे मैंने डिस्कस किया कि आप ना प्रैक्टिकल क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे। इंपॉर्टेंट जो अपने चैप्टर है उसकी बात होगी, ABC एनालिसिस की बात होगी, चैप्टर को रिवाइज करने के ऑर्डर की बात होगी। आइए अब डिस्कस करते हैं कि ये जो कमिंग डेज है इसे आप अच्छे से कैसे यूटिलाइज करें। कुछ बातें आपने फॉलो करनी है। सबसे पहले आप क्या करें, कॉन्फिडेंस एकदम मेंटेन रखेंगे, ठीक। जब आप रिवीजन कर रहे हैं, अगर मान लो कोई एक पॉइंट है जो आपको दुखी कर रहा है, क्लैरिटी नहीं आ रही, तो मैं आपको बताऊं दोस्त, इस टाइम पे ना उस पॉइंट को आप याद भी कर लेंगे तो कोई बुराई नहीं है। आपने अननेसेसरी एक क्वेश्चन पे या एक पॉइंट पे रिजिड नहीं होना, ठीक। दोस्तों के साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना, सर क्या बात कर रहे, दोस्ती ना निभाए। दोस्त मैं एक बात बताऊं, दोस्ती निभाने के लिए ना पूरी लाइफ पड़ी हुई है। अगर आप लाइफ में कुछ बन जाओगे ना तो दोस्ती भी निभा पाओगे। अगर आप लाइफ में कुछ बन जाओगे ना तो दोस्त भी निभा पाओगे। और जो अच्छे दोस्त है ना वो इस टाइम पे आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करेंगे। और अगर आप किसी के अच्छे दोस्त हो ना तो आप उसका टाइम वेस्ट नहीं करोगे। आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लो आप ना अमल कमीशन का क्वेश्चन कर रहे हो, ठीक है, और आपके दोस्त का मैसेज आ गया कि भाई ब्रांच अकाउंटिंग के क्वेश्चन नंबर 3 में ना ये क्वेरी आ रही है। एक, आपका फोकस यहां से हटके यहां पे आ गया। सेकंड, अगर मान लो आपको उसका आंसर नहीं पता, और चांस कम है कि आपको उसका आंसर पता होगा, क्योंकि ब्रांच अकाउंटिंग आपने बहुत पहले रिवाइज किया होगा और अभी तक आपके रिवीजन ऑर्डर में आया नहीं। अगर आपको उसका आंसर नहीं पता होगा तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। तो ये कुछ बातें आपने ध्यान रखनी है। और एटलीस्ट 13 to 14 आवर पढ़ना ही पढ़ना है। आप ना कमेंट बॉक्स में प्रोमिस करें कि सर हम ना एटलीस्ट 13 to 14 आवर डेली पढ़ेंगे अपना, क्योंकि जितनी बातें यहाँ पे डिस्कस हुई ना, ये सारी बातें तभी अचीवेबल है जब आप अपने आप को टाइम देंगे, ठीक। नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, हमेशा ना अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मैं नहीं तो कौन बे, ठीक। चलिए अब डिस्कस करते हैं एग्जाम के अंदर 15 मिनट्स पहले जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो उस 15 मिनट्स को आप कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें। देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे क्वेश्चन पेपर आपको मिलता है ना, आप डायरेक्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे, क्योंकि क्वेश्चन 1 जो है कंपलसरी क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना ही करना। डायरेक्ट क्वेश्चन 2 पे आएंगे, क्वेश्चन 2 से लेकर आपने क्वेश्चन 6 पढ़ना है, ठीक। और कुछ बातें फॉलो करनी है। एक, सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे। सर ऐसा क्यों, ऐसा दोस्त इसलिए क्योंकि जब भी आप किसी क्वेश्चन को पढ़ते हैं ना, उसके अंदर जो ट्रांजैक्शन दे रखी होती है, इवेंट है, आपका सर्कमस्टांसिस है, उसके ना मल्टीपल ट्रीटमेंट हो सकते हैं। लेकिन एग्जाम के अंदर हमारे लिए कौन सा ट्रीटमेंट रेलिवेंट होगा, सर जो क्वेश्चन पूछा गया। इसलिए आप पहले क्या करेंगे, क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे, ठीक। सेकंड, आप क्या करेंगे, क्वेश्चन को ना अच्छे से पढ़ेंगे, और अगर कोई पॉइंट आपको ऐसा लगता है कि ये पॉइंट ऐसा है जो मैं कहीं पे जब मैं सॉल्यूशन करूंगा तो भूल ना जाऊं, इसलिए आप उस पॉइंट को प्रॉपर नोट कर लेंगे, ठीक। थर्ड, अगर कोई पॉइंट ऐसा जो आपको समझ में नहीं आ रहा तो उस टाइम के लिए आप क्या करेंगे, पेंडिंग कर लेंगे उसे। और जब आप उस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे ना तो उस क्वेश्चन में पहले क्या करेंगे, जो पॉइंट आपको आते हैं उसे अच्छे से लिखेंगे, सोल्व करेंगे, और आप देखेंगे कि जो पॉइंट आपका पेंडिंग है फिर आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग भी अपने आप आ जाएगी, ठीक। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, सिलेक्शन करेंगे, एक क्वेश्चन को बाहर कर देंगे, ठीक। उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप 3 आवर के अंदर ना पेपर सोल्व करेंगे तो आपको छोटे क्वेश्चन पहले करने हैं। इसलिए वो जो छोटे क्वेश्चन आपको पहले करने उसका सिलेक्शन भी आप 15 मिनट्स के अंदर कर लेंगे। और सिलेक्शन कैसे करेंगे, जैसे मान लो एक क्वेश्चन है 5 मार्क्स का, आपको लग रहा है इसमें 8 मिनट लगेंगे, और एक क्वेश्चन आपका 10 मार्क्स का, आपको लग रहा है 12 मिनट लगेंगे, तो आप पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को कवर करेंगे और फिर आप इस क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आपने एक ऑर्डर भी बनाना, ठीक। अगर ये सारी बातें होने के बाद टाइम बच जाता तो फिर आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन पढ़ेंगे। आइए अब बात करते हैं 3 आवर का अच्छे से कैसे यूटिलाइज करेंगे। सबसे पहले आप छोटे क्वेश्चन सोल्व करेंगे, ठीक। स्टार्टिंग में आपने केस सिनेरियो और एमसीक्यू बिल्कुल भी सोल्व नहीं करने हैं। सर क्यों, ऐसा क्यों,
कोई रीजन है सर इसका? हाँ जी, बिल्कुल रीजन है, क्योंकि केस सिनेरियो और एमसीक्यू से ना हमारी हाई लेवल की एक्सपेक्टेशन होती है। और अगर मान लो कोई एमसीक्यू या केस सिनेरियो ऐसा है जिसमें हम फंस गए हैं, टाइम लग रहा है, ठीक है, हमें लग रहा है इसका आंसर गलत ना हो जाए, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा। ठीक, सेकंड, अब एमसीक्यू और केस सिनेरियो में अगर टाइम ज्यादा लग गया तो आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग का टाइम ना बहुत क्रूशियल होता है। इसलिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले जो छोटे क्वेश्चन उनको कवर करेंगे, उसके बाद आप क्या करेंगे, सेकंड स्टेज में आप केस सिनेरियो एमसीक्यू करेंगे सेकंड स्टेज के अंदर। ठीक, थर्ड स्टेज के अंदर आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन करेंगे। और फोर्थ स्टेज के अंदर, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, सबसे पहले आप क्या करेंगे, स्मॉल क्वेश्चन, प्लीज आप नोट डाउन कर लें। सेकंड आप क्या करेंगे, केस सिनेरियो एंड एमसीक्यू। थर्ड नंबर पे आप क्या करेंगे, कंपलसरी क्वेश्चन। और उसके बाद फिर आप रिमेनिंग पेपर, दैट इज बिग क्वेश्चन। अब यहां पे कुछ स्टूडेंट के साथ ऐसा हो सकता है कि उन्हें कंपलसरी क्वेश्चन में दिक्कत हो, तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, फिर आप थोड़ी सी अप्रोच चेंज करेंगे, इसे आप यहां पे लेके आएंगे और इसे आप फोर्थ नंबर पे लेके आएंगे। ठीक, इसे आप थर्ड नंबर पे लेके आएंगे। अब मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं कि पेपर के अंदर एक दो दिक्कतें क्या आ सकती है, क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है। पेपर टफ आ सकता है दोस्त, अगर पेपर टफ आएगा ना तो सबके लिए टफ होगा। और मैं आपको बता दूं, टफ पेपर भी अगर आएगा तो आपने सेम अप्रोच फॉलो करनी है, क्योंकि टफ पेपर और आसान पेपर में पता क्या डिफरेंस होता है, एक या दो क्वेश्चन टफ होते हैं, पूरा पेपर कभी टफ हो ही नहीं सकता। आसान पेपर, टफ पेपर, क्या डिफरेंस है, 20% पेपर आसान आएगा दोनों में, 60% पेपर जो है एवरेज आएगा, यहां पे भी यहां पे भी। और रिमेनिंग जो पेपर है यहां पे आसान होगा या अबव एवरेज होगा, और यहां पे वो टफ होगा। तो आपने क्या करना, जो टफ क्वेश्चन है उन्हें बाद में कवर करना। ठीक, एक दिक्कत क्या आ सकती है, जैसे मान लो आपका एक क्वेश्चन है, ठीक है, उसके अंदर 5 एडजस्टमेंट है, आपको 4 एडजस्टमेंट आती है, एक एडजस्टमेंट नहीं आती। तो ऐसे क्वेश्चन में आपने क्या करना है, जो बात मैंने यहां पे डिस्कस की थी, आपने क्या करना है, आपने ना पहले जो एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आती है, जो एडजस्टमेंट आपको अच्छे से आती है, पहले आप उनका ट्रीटमेंट करना स्टार्ट करेंगे, आप देखेंगे ऑटोमेटिक आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाएगा। एक वर्ड से वर्ड प्रॉब्लम क्या आ सकती है, जैसे मान लो आपने क्या किया, क्वेश्चन नंबर 4 है और क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन 3 आपको ज्यादा अच्छे से नहीं आता, क्वेश्चन 4 में क्या है, ए पार्ट जो है आपको अच्छे से आता है, 10 मार्क्स का है, बी पार्ट जो है 4 मार्क्स का, ये थोड़ा अच्छे से नहीं आता। अब आपने क्या किया, इसे बाहर कर दिया, इसे सेलेक्ट कर लिया, ठीक, और ये पार्ट भी कर लिया आपने। अब इस पार्ट को कैसे हैंडल करें, देखिए दोस्त, मान के चलता हूं मैं कि ये क्वेश्चन आपको नहीं आता, तब भी आप इसे अटेम्प्ट करके आएंगे। आप इसे कैसे हैंडल करेंगे, जो आपको एडवांस काउंट के बेसिक कॉन्सेप्ट आते हैं ना, आप उसके बेस पे उस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट कर देंगे, तो आप देखेंगे कि ऑटोमेटिक आपका एक क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक, ये कुछ सिनेरियो डिस्कस किए कि अगर ऐसी सिचुएशन हो तो आप उसे कैसे हैंडल करेंगे। ठीक, चलिए जी, आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। एक दो बातों का ध्यान रखेंगे, इस टाइम ना सबके पास सेम टाइम है, अब इस टाइम को आप कैसे यूटिलाइज करेंगे आपके ऊपर डिपेंड करता है। और मेरे को पूरा विश्वास है कि आप इस टाइम अच्छे से इस टाइम को यूटिलाइज करेंगे और एक सिंगल सेकंड वेस्ट नहीं करेंगे। फिर से मैं आपको बोलूँ, कमेंट बॉक्स में प्रॉमिस करें कि आप एटलीस्ट 13 to 14 आवर पढ़ेंगे और ये जो कमिंग अटेम्प्ट है आप इसमें पास हो रहे हो, बात खत्म। नेगेटिव लोगों से आपने बिल्कुल दूर रहना है। आपकी साइड से एडवांस काउंट को लेकर अगर कोई गैप रह गए थे ना, तो आपके पास गैप भरने का एक आखिरी मौका, और मेरे को पता है आप इस मौके को अच्छे से यूटिलाइज करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत प्यारी प्यारी कंटेंट की वीडियो आपको इस चैनल पे मिलेंगी। और हाँ, अच्छे से अपने पेपर अटेम्प्ट करके आना है। और एक बात और, पेपर अटेम्प्ट करने के बाद आपने बाहर आने के बाद पेपर को बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करना है। चलिए, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। और हाँ, मेरी बेस्ट विशेस आप लोगों के साथ है, और एग्जाम को फोड़ के आएंगे आप।